Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss about the current affair and general knowledge for CLAT 2025 examination. So we have included the 5 most important topics from the 4th week of October, that is from the 21st of October to 28th of October 2024. And this is the part 30 of this session. So let's start this video. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Here you will get the important PDF regarding the law entrance examination. CLAT के लिए important PDF जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा. You can subscribe this channel, that is Manowar Law Entrance channel on YouTube. Here you will get the daily update, important video lectures for the law entrance examination for the CLAT 2025. तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. So let's start this topic. Before that, if you want to join us for self-study program for CLAT examination, for law examination, so you can visit our center, offline center, Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune, and the centers that is coming soon, Nashik, Nagpur, Sambhajinagar, Aurangabad. If you are not residing at Pune or Mumbai, then you can call on this number for online classes, live classes के लिए पैन इंडिया लेवल पर इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए. So let's start this topic. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट अनवील्स न्यू जस्टिस स्टैचू. तो पहला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको जस्टिस स्टैचू जो है वो अनवील किया है नया, और ये न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति कह लीजिए, उनका जो है आपको स्टैचू को अनवील किया गया है. पहले जो है वो बैंडेज बंधा होता था आँख पे, ब्लाइंड फोल्ड था, अब जो है वो हटा दिया गया है. स्वॉर्ड की जगह जो है आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बुक दिखेगा. सो ये सारे चेंजेस किए गए हैं, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आपके लॉ के एग्जामिनेशन के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखते हैं इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सो रिसेंटली द लेडी जस्टिस स्टैचू वाज अनवील्ड एट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो ये जो है आपको लेडी जस्टिस स्टैचू यानी न्याय देवी की मूर्ति, इसको जो है अनवील किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, जो कि 50th नंबर के चीफ जस्टिस है, उन्होंने डायरेक्शन दिया था और अनवील किया गया. इसमें स्टैचू में क्या है? द स्टैचू वाज विदाउट द ब्लाइंड फोल्ड एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन प्लेस ऑफ द स्वॉर्ड, signifying that the law in India is both informed and not driven by retribution. तो यह है कि ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया गया, अब आंखें खुली रहेगी, कानून जो है वो देख रहा है. अब पहले क्या था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ब्लाइंड फोल्ड का, बैंडेज का कॉन्सेप्ट ये था कि दैट ऑल ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, और ये जो है किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वेदर दे आर रिच पुअर कोई भी हो, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वो ये देखकर फैसला नहीं करेगी कि किस स्टेटस के पर्सन के साथ जो है वो जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो वो अब सबके लिए बराबर था, अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि लॉ जो है आप दोनों तरह से इन्फॉर्म भी रहेगा, आप पूरी तरह से इन्फॉर्म है हर तरह से, और रेट्रीब्यूशन भी कोई ड्राइव नहीं कर सकता लॉ को, जो है पैसे की ताकत के बल पे हर ये नहीं खरीदा नहीं जा सकता है. सो लेडी जस्टिस इज एन एलेगोरिकल फिगर रिप्रेजेंटिंग द मोरल अथॉरिटी विद इन जुडिशियल सिस्टम्स. तो ये मोरल अथॉरिटी है, एक मोरल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है जस्टिस में. बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि लेडी जस्टिस कहीं आपको देखने को मिल जाएगा. Traditionally, the blindfold symbolized equality before the law, implying that justice should be delivered impartially without being swayed by the wealth, power or status of the parties involved. तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो ये था ब्लाइंड फोल्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. सो उसको जो है डिलीवर करना था इम्पार्शियली, किसी की तरफ पार्शियल नहीं, बायस नहीं, और जो है जस्टिस को खरीदा नहीं जा सकता है वेल्थ से, पावर से या स्टेटस से. तो इस तरह की चीजें था जिसकी वजह से वो ब्लाइंड फोल्ड दिया गया था. The sword historically represent the authority of the law and its power to punish wrongdoing. और जो तलवार था, स्वॉर्ड था, वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि लॉ की ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता था, उसके पावर को, कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश करेगा ये लॉ, और ये इसमें इतनी ताकत है. The new statue dressed in a साड़ी instead of lady justice robe. तो ये अब जो नया स्टैचू है वो साड़ी में ड्रेप किया गया है, उसको जो इंडियन ट्रेडिशनल जो फीमेल है, वीमेन है, इंडियन ड्रेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेस्टर्न ड्रेसेस को. रिफ्लेक्ट डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस लाइक रिप्लेसिंग कॉलोनियल एरा लॉज लाइक द IPC एंड CRPC. तो जैसे आपको कॉलोनियल एरा का जो लॉ था पहले IPC, उसको जो रिप्लेस कर दिया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये सारी चीजें जो है रिप्लेस किया गया है, उसी तरह से इस ड्रेस को भी रिप्लेस किया जा चुका है. Despite the changes, the scale of justice in lady justice right hand have been retained.
representing societal balance and the importance of carefully weighing facts and argument from both sides before reaching a verdict. तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया गया हाथ में, आपको बाएं हाथ में, लेकिन दाएं हाथ में अभी भी जो है उनके क्या मिलेगा, आपको स्केल ऑफ जस्टिस जो है, वेट बैलेंस मिलेगा, जहां पर जो है वो सारे पक्ष को जो है, दोनों तरफ को जो है सुनेगी, डिफेंस को भी सुनेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जो है कोई भी वर्डिक्ट देगी, कोई भी जो है फैसला सुनाएगा। तो ये चीज़ें जो है किया गया है, चेंज किया गया है। तो बेसिकली आपको जानना था कि ये जस्टिस स्टैच्यू जो है सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनका रिटायरमेंट एज जो है वो कितना होता है? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68 ईयर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज 65 ईयर्स। और यही हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका होता है 62 ईयर्स ऑफ एज। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दोनों को, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है रोल है, उसका क्या रोल है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसको कंसिडर करते हैं, देखते हैं। The Supreme Court has the power to enforce fundamental right under Article 32 of the Constitution। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर फंडामेंटल राइट आपका वायोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 32 से वो रिट जो है वो इशू करेगा और आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करेगी। The Supreme Court can take suo motu cognizance of matters concerning public interest। तो सुओ मोटो एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई मैटर कंसर्न हो तो ये भी सही है, अपने आप जो है उस बात को सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, सुओ मोटो। द सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली पास लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये लॉज पास नहीं कर सकती, ये काम डायरेक्शन दे सकती है लेजिस्लेचर को कि किसी मैटर पे लॉज पास करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लॉज पास नहीं कर सकती। ये काम आपको लेजिस्लेचर का काम है, लॉज पास करना। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। इसमें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट 1 and 2 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस जो है इंडिया के वो कौन बने थे? मेहर चंद महाजन, E.K. सरकार, हीरालाल कानिया, S.R. दास। एंड द करेक्ट आंसर इज हीरालाल कानिया जो है वो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इंडिया ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? दैट इज ऑन 28th of January 1950 and the first female judge of the Supreme Court कौन थी? That is Fatima Bibi। Now the next question is who is the 51st Chief Justice of India? तो जो 51st Chief Justice बनने वाले हैं अब जो डी वाई चंद्रचूड़ के बाद वो कौन बनने वाले हैं? हमारे करंट में जो होंगे चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, एन.वी. रमन्ना, उदय उमेश ललित। एंड द करेक्ट आंसर इज जस्टिस संजीव खन्ना जो है अब अगले चीफ जस्टिस इंडिया के बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एक्सटेंडेड टू द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लक्षद्वीप। सो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया और लक्षद्वीप जो आइलैंड है हमारा यूनियन टेरिटोरी है वो किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो केरला, तमिलनाडु, बॉम्बे, दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज केरला। सो केरल हाई कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन में ये आपको लक्षद्वीप भी जो है उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पब्लिश हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इंडेक्सेस से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस है जैसे कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये सारे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये सब जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है और इसको देख के जाना है। तो वहाँ से कैसा इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में क्या है वो भी हम इसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। So recently India ranked 105th out of 127 countries in the Global Hunger Index 2024 with a score of 27.3, highlighting a serious hunger crisis driven by ongoing challenges of food insecurity and malnutrition। तो ये अभी जो इंडेक्सेस आया है इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 105 आउट ऑफ 127 कंट्री और इंडिया जो है इसका स्कोर है दैट इज 27.3, दैट इज इन द सीरियस कैटेगरी। और यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है जैसे कि फूड इनसिक्योरिटी को लेकर, मल न्यूट्रिशन को लेकर। तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो है इंडिया का जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको कम है। 105 जो है वो 127 कंट्री में जो है आपको इंडिया का रैंकिंग देखने को मिल रहा है। The GHI is a tool designed to comprehensively measure and track
hunger at global, regional and national levels, reflecting multiple dimension of hunger over time. तो ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं क्या कि ये हंगर कितना है किसी भी कंट्री में, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मल्टीपल फैक्टर को जो है, मल्टीपल डायमेंशन को कंसीडर करके जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है. The GHI score is calculated on a 100-point scale, reflecting the severity of hunger. 0 is the best score, implies no hunger, and 100 is the worst. तो ये जो स्कोर है वो 100 पॉइंट स्केल पे कंसीडर किया जाता है, जहां पर 0 से लेकर 100 तक जो है आपको स्कोर आता है. और इसमें अगर 0 है तो मतलब सबसे बेस्ट है, नंबर 1 पे हो, आपके यहाँ हंगर नहीं है. अगर 100 है तो वर्स्ट हो, मतलब कि लगभग जो है पॉपुलेशन वो हंगरी से आपको हंगर एंड मल न्यूट्रिशन से जो है वो फेस कर रही है. द 2024 GHI score for the world is 18.3, a slight improvement from 18.8 in 2016 and is considered moderate. तो अभी आपने देखा कि इंडिया का जो स्कोर है वो 27.3 है. अगर ग्लोबल लेवल पे इसी स्कोर को देखते हैं, दैट इज 18.3 विच इज स्लाइटली मोर देन द 18.8 से जो है इम्प्रूवमेंट में है. मतलब कि उससे जो है आपको यहाँ पर देखने को क्या मिला है, थोड़ा सा जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. कम है हंगर इंडेक्स में इनका स्कोर, ग्लोबल लेवल पे कम है, लेकिन इंडिया का अभी भी 27.3 है जो कि सीरियस इसमें है, कैटेगरी में फॉल करता है. लेकिन जो वर्ल्ड का ओवरऑल है वो मॉडरेट कैटेगरी में है. साउथ एशियन नेबर्स लाइक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका परफॉर्म बेटर, रैंकिंग इन द मॉडरेट कैटेगरी. तो ये जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसका भी रैंकिंग जो है हमसे अच्छा है और ये मॉडरेट कैटेगरी में है, जबकि हमारा जो है वो सीरियस कैटेगरी में है. द रिपोर्ट एक्नॉलेजेस इंडियाज सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन लैंडस्केप थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स सच एज पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग. तो ये जो है, लेकिन रिपोर्ट ने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, एक्नॉलेज किया है कि इंडिया जो एफर्ट लगा रहा है अपने हंगर, मल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी को लेकर, न्यूट्रिशनस फूड को लेकर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्होंने मेंशन किया, जैसे कि पोषण अभियान है, पीएम गरीब कल्याण योजना है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग है. इन सब से जो है इंडिया ट्राई कर रहा है कि ये जो हंगर इंडेक्सेस है उसको कम किया जाए, हंगर को कम किया जाए. The report highlighted that gross domestic product growth does not guarantee reduced hunger or improved nutrition, urging the need for policies focused on pro-poor development and addressing social and economic inequalities. तो इन्होंने कहा कि ये जो जीडीपी कंट्री का किसी का है कि अगर बहुत हाई है जीडीपी तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का जो है आपको GHI भी ये भी अच्छा होगा, वहाँ पे पुअर कम होंगे, ऐसा नहीं है. न्यूट्रिशन अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जीडीपी जो है किसी कंट्री का कुछ पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है. हो सकता है कि कुछ जो थोड़े से पॉपुलेशन के पास वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो, बाकी जो बिगर पॉपुलेशन है उस कंट्री का वो पॉवर्टी से जो है वो झेल रहा हो, पॉवर्टी को झेल रहा हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसके लिए गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज, प्रो पुअर पॉलिसीज बनाना चाहिए, जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इनइक्वालिटीज को कम किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए. ये सारी बातें जो है रिपोर्ट में कही गई है. नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर और इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट. तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है आपको प्रिपेयर जो है कैसे किया जाता है, क्या क्या इंडिकेटर जो है वो लिया जाता है. तो अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी. तो चाइल्ड जो है नॉरिशमेंट को लिया जाता है, स्टंटिंग उसका हाइट जो है वो आपको बढ़ नहीं रहा है, वेस्टिंग भी चाइल्ड वेस्टिंग को भी लिया जाता है, चाइल्ड मोर्टालिटी को भी कंसीडर किया जाता है. तो ऑल ऑफ द जो इंडिकेटर है मेंशन हियर आर टेकन इन द कंसिडरेशन. सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो ये इंडेक्सेस को पब्लिश कौन करता है, जैसे कि बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, हैप्पीनेस रिपोर्ट, इन सबको पब्लिश कौन करता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. उनके जो है पब्लिशर का नाम भी पूछ लेता है आपके एग्जामिनेशन में. कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. And the correct answer is option A, that is Concern Worldwide of Ireland and World Hunger Hilfe. ये जो है correct answer है. Next question is what was India's rank in the 2024 Global Nature Conservation Index.
तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है, एनवायरमेंट प्रिपेयर्ड इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई है? 180, 176, 165, 156 एंड द करेक्ट आंसर इज 176। इंडिया जो है 176 नंबर पे इसमें आपको देखने को मिलेगा। Next question is, which institution secured the top position in India in QS Asia University Ranking 2024? So QS Asia University Ranking has been published and in India which university has topped this ranking? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसमें टॉप पोजीशन पे है? QS के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में टॉप पे कौन है? IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, एम्स दिल्ली एंड द करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे। सो IIT बॉम्बे जो है वो टॉप पोजीशन पे है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी? सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको न्यूट्रिएंट्स है, आपको प्रोवाइड होता है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। सो इसमें कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? They provide chemical repairing cells and aid in digestion. They help regulate hormones and maintain body temperature within the body. They are the main source of energy for everybody. None of these. And the correct answer is option C. That is, they are the main source of energy for everybody. ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपको ग्लूकोज के फॉर्म में जो है कंटिन्यूसली एनर्जी जो है आपको प्रोवाइड करती है। Now move on to the next topic, that is copper plates discovered from Vijayanagar kingdom. Vijayanagar kingdom was during the 14th century and it was very important kingdom of South India. तो ये जो है यहाँ से अभी जो है कॉपर प्लेट की डिस्कवरी हुई है। कॉपर प्लेट इन द सेंस दैट देयर इज अ प्लेट इन विच समथिंग इज रिटन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट जो है आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है एंड वी विल डिस्कस अबाउट द विजयनगर किंगडम। यहाँ से जो है आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में है तो विजयनगर किंगडम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ जो है विजयनगर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड 336 और साथ साथ इसके बहमनी किंगडम भी उसी टाइम में एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज अराउंड 1347 बहमनी किंगडम भी एस्टैब्लिश हुआ था। दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लड़ाई होती रहती थी। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। So recently a collection of copper plate inscriptions featuring two leaves from the 16th century CE was discovered at the Sri Singeshwar temple in Mappedu village, Tiruvallur district of Tamil Nadu। तो ये आपको 16th सेंचुरी का जो है दो लीव्स जो है आपको कॉपर प्लेट का लीव्स है और ये डिस्कवर किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने और ये विजयनगर से कहा जा रहा है कि ये विजयनगर से रिलेटेड है। The two leaves of the copper plate strung together using a ring featuring the seal of the विजयनगर kingdom। और ये जो लीव्स है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एक रिंग के थ्रू और उस रिंग पे क्या है कि विजयनगर किंगडम का सील देखने को आपको मिलेगा। The inscription donating a village to Brahmins by the Raja of Chandragiri is written in Sanskrit and the Nandi Nagari script। अब यहाँ पर क्या है कि इंस्क्रिप्शन पे क्या है कि एक राजा थे चंद्रानगरी के, उन्होंने ब्राह्मण्स को जो है लैंड गिफ्ट किया, लैंड ग्रांट किया है, वो जो है संस्कृत में उस इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया है। द किंग यूज्ड टू डोनेट सम ऑफ द लैंड टू द लर्नेड पर्सन एट दैट टाइम। तो ये जो है वो चीज़ और वो वहाँ पर लिख दिया करते थे कि इसको क्या गिफ्ट दिया गया है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती थी, प्लेट वगैरह में, पिलर वगैरह में, ये सब पे मेंशन होता था। It was engraved in 1513 during the reign of King Krishndev Rai. So Krishndev Rai, you all have heard about him, that is the Krishndev Rai, and in his court a very learned person was there. His name was Tenali Rama और इन्होंने ही इस इंस्क्रिप्शन को जो है इनग्रेव करवाया था, उस पर लिखवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। The kingdom of Vijayanagar was ruled by Krishndev Rai from 1509 to 1529 AD। ये जो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर एम्पायर के रूलर थे और इन्होंने जो रूल किया दैट इज फ्रॉम 1509 टू 1529। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन इंडियन हिस्ट्री एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर्स ऑफ द मेडाइवल साउथ इंडिया। इनको जो है कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, बहुत ताकतवर रूलर थे और बाबर जो है बाबर हैज मेंशन इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज बाबरनामा में जो है इनका नाम को मेंशन किया है कि साउथ इंडिया में एक बहुत पावरफुल रूलर जो है वो रिसाइड करते हैं। द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द डेक्कन रीजन फ्रॉम 1336 ऑनवर्ड्स। तो डेक्कन में जो है इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और दो ब्रदर थे जिसका नाम था हरियर एंड बुक्का हु एस्टैब्लिश्ड दिस एम्पायर दैट इज द विजयनगर एम्पायर। The empire lasted from 1336 until around 1660, although it faced a gradual decline in its final century following a devastating defeat by an alliance of Deccan sultanates, leading to the capital being captured, looted and destroyed।
तो 1336 से 1660 तक तो ये रहा, लेकिन बीच में ही ये एम्पायर जो है वो खत्म हो गया था। यहाँ पर दक्कन में जो एम्पायर था, दैट इज अनदर एम्पायर बहमनी किंगडम, डिस्ट्रॉयड दिस एम्पायर, और उसने जो है उसके कैपिटल पे जो है वो कंकर कर लिया था। Around 1510, the Portuguese captured Goa, which had been under the Sultan of Bijapur with the support of Vijayanagar. तो 1510 में 1510 में क्या हुआ था? Portuguese with the help of this Vijayanagar Empire, this Krishndev Rai captured Goa from the Sultan of Bijapur, that is आदिल शाह जो है सुल्तान थे, और उनसे जो है कैप्चर कर लिया था। पोर्तुगीज के गवर्नर थे अल्बुकर्क, उन्होंने जो है कैप्चर किया था। बाद में पोर्तुगीज ने 1530 में गोवा को ही अपना कैपिटल बना लिया था। The Portuguese supplied the Vijayanagar Empire with the guns and Arabian horses, while the empire exported cotton, rice, sugar, spices, indigo and wooden goods. तो पोर्तुगीज जो है आपको विजयनगर एम्पायर में जो है गन वगैरह सप्लाई करते थे, और ये जो है आपको वुडन गुड्स वगैरह जो है राइस वगैरह जो है यहाँ से लेकर जाते थे। So this is the topic regarding the Vijayanagar Empire. Now we will discuss some of the important question regarding this topic. So the first question is, which city was the capital of the Vijayanagar Kingdom? तो विजयनगर किंगडम, जिसको बाद में बहमनी किंगडम ने जो है कंकर कर लिया था, और ये किस सिटी को, कौन सा सिटी जो है विजयनगर किंगडम का कैपिटल हुआ करता था? मैसूर, तंजौर, हम्पी, बेलूर, एंड द करेक्ट आंसर इज हम्पी। So Hampi was the capital of Vijayanagar Empire and the ruins of Hampi is a UNESCO World Heritage Site. ये आपको कर्नाटक में जो है देखने को मिलेगा। Next question is, which battle led to the destruction of the Vijayanagar Empire? तो विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन जो है किस बैटल में जो है विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद से विजयनगर एम्पायर पूरा वीक तरह हो गया, बहुत वीक। बैटल ऑफ रायचूर, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ आरकोट, and the correct answer is Battle of Talikota, that was fought in 1565 between Bahmani and Vijayanagar Empire, in which Bahmani won the Battle of Talikota. Next question is, who among the following is known as the आंध्र भोज? तो आंध्र भोज के नाम से जो है वो कौन जाने जाते थे, किसका टाइटल आंध्र भोज था? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर बुक्का, and the correct answer is कृष्णदेव राय is also known as the आंध्र भोज, आंध्र पितामह। He established the विठल स्वामी टेम्पल, जो है इन्होंने ही एस्टैब्लिश करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द बहमनी डायनेस्टी? तो बहमनी डायनेस्टी दैट वाज फाउंडेड इन 1347 AD, एंड हु वाज द रूलर हु फाउंडेड द बहमनी डायनेस्टी? अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, दाऊद शाह, मोहम्मद शाह फर्स्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन बहमन शाह। इज अनदर नेम वाज हसन गंगू, जो है इसका नाम था, जफर खान के नाम से भी ये जाना जाता था। So he founded the Bahmani dynasty. Next question is, who among the following was the Sultan at Delhi when the Vijayanagar Empire was founded? तो जब विजयनगर एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उस वक्त जो है दिल्ली के जो है सुल्तान कौन थे? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एंड द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। MBT was the ruler during the time at which the विजयनगर एम्पायर was founded, as well as the Bahmani Empire जो एस्टैब्लिश हुआ था, इसी के टाइम में हुआ था। Now we will discuss another topic. So this is the shift of tech giants towards nuclear energy. तो tech giants जो है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब जो कंपनी है वो क्या कर रही है, अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जो है वो शिफ्ट होना चाह रही है, किसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करे, क्योंकि इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा सेंटर है बहुत ज़्यादा इमिशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन वहाँ से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो ये जो आपको ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा आने वाले सालों में, तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस कर सके। So recently some big tech companies including Google signed an agreement to purchase nuclear energy to meet rising electricity demand for artificial intelligence data center. तो अभी जो है गूगल जो है उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट कि इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा सेंटर है इनका, उसके लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है आपको ज़्यादा ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन जो है देखने को मिलता है। Google has entered into a corporate agreement to purchase nuclear energy from multiple small modular reactors (SMR) being developed by Caro Power. तो इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया है किससे? कैरो पावर से। तो बहुत सारा मल्टीपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो बना कर देगा, जिससे क्या करेगा, वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है हार्नेस करेगी और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक आइडियल फ्यूल के तौर पे काम करती है, बहुत कम पॉल्यूशन करती है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत हाई होता है, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली।
It will provide 500 megawatt of carbon free power for development of AI टेक्नोलॉजी, और इससे जो है इसको 500 मेगावाट जो है कार्बन फ्री एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होगा और जो हेल्प होगा दैट इज इन द डेवलपमेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजी. Microsoft signed a 20-year power purchase agreement with Constellation Energy to restart the 3 Mile Island nuclear power plant in the US. तो Microsoft में ने भी एग्रीमेंट साइन किया है किससे, कॉन्स्टेलेशन एनर्जी से, ताकि 835 मेगावाट का जो है कार्बन फ्री एनर्जी जो है आपको इंस्टॉल कर सके पावर प्लांट. तो ये इंपॉर्टेंट है. 20 ईयर का जो है आपको ये एग्रीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है. It will provide approximately 835 megawatt of carbon free energy supporting Microsoft goal of becoming carbon negative. तो Microsoft का जो गोल है कि कार्बन निगेटिव बन जाए आप, उसमें जो है इसको हेल्पफुल होगा अचीव करने में. 835 मेगावाट जो है आपको कार्बन फ्री एनर्जी ये प्रोवाइड करने जा रहा है. The Electric Power Research Institute, that is EPRI, a non-profit organization, highlighted that data center electricity consumption could more than double by 2030. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है उन्होंने रिसर्च किया और उनका डेटा सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये डेटा सेंटर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है अभी, आने वाले 5 साल में ये डबल हो जाएगा कंजप्शन. तो सोचिए कि ये 5 साल में अगर डबल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज होगा और बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होगा. न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस एंड कार्बन फ्री एनर्जी राउंड द क्लॉक एज AI कंपनीज स्केल देयर ऑपरेशंस. तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, वो कार्बन फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको आइडियल है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन काफी कॉस्टली भी होता है. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज विंड एंड सोलर आर इंटरमिटेंट इन नेचर. तो ये भी है, आपको ये जो एनर्जी सोर्स है इनके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है. मेजर टेक कंपनी आर इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड अचीविंग सस्टेनेबिलिटी गोल्स. तो ये जो टेक कंपनी है ये सब जो है आपको उस तरह वर्क कर रही है कि जहाँ कम से कम जो है आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज किया जाए, फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो, रिन्यूएबल का ज़्यादा हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें और जो है सस्टेनेबल गोल जो है वो अचीव किया जा सके. सो this is the topic about the nuclear energy, about the science and technology. Now we will discuss some of the important questions regarding this topic. And the first question is, which is the first nuclear power plant in India? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कौन सा जो है था? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर स्टेशन, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन. ये जो है महाराष्ट्र में आपको सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज. तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जहां पे न्यूक्लियर ये जो है आपको फिजाइल मटेरियल जो है वो टूटता है और उसके बाद अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है. अगर ये कंट्रोल रॉड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा. सो दिस कंट्रोल रॉड जो है वो क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल कर देता है. और ये किसका बना होता है, तो कॉपर, कैडमियम, ग्रेफाइट, सिलिकॉन. एंड द करेक्ट आंसर इज कैडमियम का बना होता है एंड बोरोन का भी जो है बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट. तो पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दुनिया का डेवलप करने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है? इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया. एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया. रशिया जो है पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट जो है उसने डेवलप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज. तो सबसे मेन फ्यूल जो है वो कौन सा यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? तो ये जो फ्यूल यूज होता है वो होता है U-235. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. यूरेनियम 235 जो है वो यूज किया जाता है. और भी फ्यूल यूज करते हैं बट दिस इज द मोस्ट प्राइमरी फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्राइजेस हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स. सो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स comprised by the UN in 2017 and the target to achieve this goal is 2030. और ये जो है कितना गोल है और कितना टारगेट इसमें इन्होंने मेंशन किया था. 17 goals and 132 target, 17 goals and 169 target, 15 goals and 123 target, more than one of the above. And the correct answer is 17 goals and 169 target जो है इसमें जो है इन्होंने मेंशन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन डे. तो 2024
तो हर साल जो है यूनाइटेड नेशन डे जो है सेलिब्रेट होता है, दैट इज ऑन द 24th ऑफ अक्टूबर। नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड द यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24th ऑफ अक्टूबर 2024। और इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो यूनाइटेड नेशन इज सेलिब्रेटेड United Nations Day is celebrated each year on 24th of October to mark the anniversary of the UN Charter coming into effect in 1945 following the end of World War II। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हुआ तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक चार्टर प्रिपेयर किया और उसको साइन किया गया और सब बहुत सारी कंट्री जो है इसकी मेंबर बनी और 24 अक्टूबर को जो है ये चार्टर इफेक्ट में आया और जिसके बाद से हर साल जो है ये एनिवर्सरी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन का। The day aims to raise awareness about the goals and achievement of the international body। और ये क्या है कि ये जो है गोल्स और अचीवमेंट को जो है मेंशन करती है कि कैसे जो यूनाइटेड नेशन का क्या वर्क है, क्या गोल है, क्या क्या करना चाहती है, ये सारी चीजें जो है इसमें मेंशन होता है। It was signed on 26 June 1945 in San Francisco at the end of the UN Conference on International Organization and came into force on 24th of October 1945। ये जो आपको कॉन्फ्रेंस था वो आपको साइन किया गया था कब, 26 जून 1945 को, और जो इफेक्ट में आया, फोर्स में आया कब से, 24th of October 1945। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट एवरी ईयर 24th October एज द यूएन डे। India is one of the founding member and ratified the UN Charter on 30th October 1945. So India is the member of the United Nations before the independence and it ratified the Charter on 30th of October 1945 को जो है हमने रेटिफाई कर लिया था। The predecessor of the UN was the League of Nations, established in 1919 after World War I under the Treaty of Versailles to promote international cooperation and to achieve peace and security। तो 1919 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ वर्साले जब हुआ था उसी टाइम में 1919 में लीग ऑफ नेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, दैट इज द प्रेडिसेसर ऑफ द यूएन and it work was to prevent the further war, but we know that second world war happened, so that is the failed body। So another time these countries gathered at San Francisco and established the organization that is known as United Nations Organization। The UN General Assembly UNGA is the main policy making organ of the organization। तो UN General Assembly जो है इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मेन ऑर्गन है ये एक तरह से वर्ल्ड पार्लियामेंट के तौर पे काम करती है और सबसे मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। Comprising all member states, it provides a unique forum for multilateral discussion of the full spectrum of international issue covered by the Charter of the UN। तो सारे जो मेंबर हैं इसमें बैठते हैं, डिस्कस करते हैं एक पार्लियामेंट के तौर पे और जो भी इशू है उस पर जो है आपको वर्क किया जाता है, वोट किया जाता है, सभी के पास एक वोट जो है आपको है। 5 of the UN 6 principal organ, namely the UNGA, the UNSC, ECOSOC, the Trusteeship Council and the UN Secretariat are based at UN headquarter in New York। तो ये जो इनके 5 मेंबर हैं इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक्सेप्ट 1 जिसका जो है किसी अलग देश में जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टोटल 6 ऑर्गन है और उसमें से एक का जो है वो कहीं और है हेडक्वार्टर और उसी का पूछा जाता है हमेशा एग्जामिनेशन में। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। So the first question is the UN Security Council has how many member states? So total जो है वो आपको कितने मेंबर स्टेट हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन। 15, 10, 20, 25 and the correct answer is 15। So total 15 member out of which 5 are permanent and 10 are temporary members। और जो परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो पावर होता है, तो ये बात याद रखिएगा। और ये टेम्पोररी मेंबर जो है इनका जो है टेन्योर होता है, दैट इज ऑफ 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है टोटल 5 मेंबर हैं, उनका नाम क्या है, कौन कौन है? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, ब्राजील, इंडिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जो है करेक्ट है, ये आपको गलत है। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट साइंड इन 2015 अंडर द यूएन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है 2015 में कहां समिट हुआ था, जहां पे जो है क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था, यूएन ने एड्रेस किया था इसको आपको मीटिंग को। तो वो जो है कौन सा एग्रीमेंट था? पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, जिनीवा एकॉर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड द करेक्ट आंसर इज पेरिस एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था 2015 में रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो सेक्रेटरी जनरल जो है आपको यूनाइटेड नेशन के वो कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस, मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ग्रेसिस, कोफी अन्नान, बान की मून। एंड द करेक्ट आंसर इज एंटोनियो गुटेरस जो है अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीजे का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी जो प्रिंसिपल ऑर्गन है दैट इज 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैव हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क एंड द 6th वन दैट इज द आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए, वाशिंगटन यूएसए, जिनीवा स्विट्जरलैंड, हेग नीदरलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज हेग नीदरलैंड। सो आईसीजे इज हेडक्वार्टर्ड एट हेग नीदरलैंड। द टोटल जज इन आईसीजे इज 15 एंड द टेन्योर ऑफ दिस जज इज 9 years। और अभी जो करंट में जो इसके चीफ जस्टिस वो अपॉइंट हुए हैं दैट इज नवाब सलाम इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ आईसीजे एंड ही इज फ्रॉम लेबनान। So these are the important questions we have discussed from the UN। और ये कुछ 5 important टॉपिक था इस वीक से जो हमने डिस्कस किया। With that we will conclude the session here। Before that here is self study program। If you want to join us for self study program then you can visit our center Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune and the coming center are नासिक, नागपुर, संभाजी नगर, औरंगाबाद। यहाँ पर भी सेंटर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में। सो यू कैन विजिट हेयर ऑल्सो। और यहाँ पर जो है आप डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो। इफ यू आर नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस। लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। काउंसलर जो है आपको गाइड कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।